हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वन मोर सेशन ऑफ पॉलिटी एट परचम क्लासेस। पॉलिटी में जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। इसके ऊपर हम एक लेक्चर पहले भी ला चुके हैं, लास्ट लेक्चर जो था तो उसमें आधा पार्ट हमने कवर कर लिया था, आधा पार्ट आज हम कवर करेंगे। सो मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा पार्लियामेंट एक बोरोलिन की तरह काम करता है, यानी कि मल्टीपर्पज काम करता है। सिर्फ एक फंक्शन नहीं करता हमारा पार्लियामेंट कि कानून बनाना है, लेजिस्लेशन बनाना है, ये इकलौता काम नहीं है हमारी पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के पास और भी बहुत सारे काम है। क्या क्या है इन पे हम डिस्कशन एक बार ब्रीफिंग ले चुके हैं और अब इसको हम इलेबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर करा था वो हमने करा था लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कानून बनाने की शक्ति। सेकंड हमने करा था एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो हमारे देश की मेन सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उस पर किस तरीके से हमारा पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, क्या क्या उनके पास चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए सुविधाएं हैं, वो वेपन्स हैं, किस तरीके से वो उन पे काम करता है। और तीसरा हमने पढ़ा था फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन। सो फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन में क्या था पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट देश के पैसे को कैसे यूज करना है, कैसे उससे पैसा जनरेट करना है, ये सब माथाफोड़ी किसकी है, ये सब हेडेक है हमारी पार्लियामेंट की। तो वो बजट के फॉर्म में क्या क्या पैसे की रिक्वायरमेंट है, किस किस तरीके से ग्रांट आएगी, देनी है हमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, इन सब के बारे में डिस्कशन करेगी हमारी पार्लियामेंट और इवेंचुअली लॉ और पॉलिसीज बनाएगी। तो फाइनेंशियल जो भी सारा हमारा काम है पूरे देश का, वो भी कौन मैनेज करता है, वो भी मैनेज करता है हमारा पार्लियामेंट। तो ये तीन हम कवर कर चुके थे। नाउ वी मूव अहेड और आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शन। सबसे पहले सो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शन, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा लॉ है जिससे हमारा देश चलता है, उस किताब में, उस बुक में कोई भी अगर चेंज कर सकता है तो वो कर सकता है हमारा पार्लियामेंट। तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकता है। बाकी किसी भी बॉडी, किसी भी इंसान के पास कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दे। क्लियर है? अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे कर सकती है हमारी पार्लियामेंट? सो पार्लियामेंट कैन ऐड, वेरी और रिपील एनी ऑफ द प्रोविजन। आर्टिकल नंबर 368 हमारे पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में कोई भी एडिशन, कुछ भी चीज ऐड कर सकती है, कुछ भी चीज हटा सकती है, रिपील कर सकती है, या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन उसके अंदर ला सकती है। बट दिस पावर सोली रेस्ट विद द पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है और किसी भी बॉडी के पास ये पावर नहीं है, नॉट इवन दी कोर्ट्स। क्लियर है? कोर्ट्स भी चेंजेस नहीं कर सकते। और जो पार्लियामेंट चेंजेस करती है वो बेसिकली तीन तरीके से चेंजेस कर सकती है। तीन तरीके से चेंजेस इन द, मतलब तीन टाइप की मेजॉरिटी है, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंजेस करती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी दोनों मांगते हैं। तीसरे कुछ होते हैं जो बहुत ही भारी भरकम पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको प्रूव करने के लिए, उनको अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए चाहिए अंडर आर्टिकल 368 प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट, एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट शुड रेटिफाई। तो ये करते हैं। ये क्या है डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 की क्या लड़ाई है आपस में। आप मेरे नाम से सर्च करें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल गेट टू सी दी वीडियो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी लड़ाई की। आज हम इस पे ब्रीफिंग लेंगे, वी विल नॉट गो इनटू दी डिटेल्स। ठीक है? सबसे पहला हमने सिंपल मेजॉरिटी ले लिया। तो सिंपल मेजॉरिटी जैसा आप सबको पता है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो सपोज 540 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द लोकसभा, इसका सिंपल मेजॉरिटी वुड बी 270 प्लस 1, 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1, मेजॉरिटी के लिए एक ज्यादा होना चाहिए। सो इट इज वेरी इजी टू गेट। ऑब्वियसली बात है, पार्टी आपकी है, मेजॉरिटी आपकी है, जो सरकार है, तो ये लोग तो मौजूद होंगे ही होंगे आपके, तभी आपने सरकार बना पाए हो और आप कोई भी रेजोल्यूशन निकाल सकते हो बाय सिंपल मेजॉरिटी। अ नंबर ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय दिस वे। सेकंड शेड्यूल के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप सिंपल मेजॉरिटी से अपना रेजोल्यूशन पास कराएं और आपको क्या हो जाएगा, आप सेकंड शेड्यूल के अंदर चेंज कर सकते हैं। सेकंड शेड्यूल क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आता है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज द कंटेंट इन सेकंड शेड्यूल में, क्या क्या चीजें आती हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बोथ दी हाउसेस, दोनों हाउस के जो प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उनके अंदर आपको कोई चेंज करना है, रूल्स ऑफ कंडक्ट में कोई आपको चेंज करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से
कर सकते हैं, क्योंकि इजी चीजें हैं ये, तो इसमें कोई ज्यादा माथाफोड़ी की बातें नहीं है, तो इसके लिए मेजोरिटी भी कोई खास हमें चाहिए नहीं। सिमिलरली सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है आपके, उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस अगर आपको चेंज करनी है तो यू कैन डू इट इन द वे ऑफ सिंपल मेजोरिटी। क्यों बड़े हो गए भैया आप? ठीक है, फिर आता है हमारा स्पेशल मेजोरिटी। तो दूसरा केस है स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो चाहिए हमें मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है ना। तो वही वाली बात हो गई, लोकसभा की 543 मेंबर्स होते हैं, अपन कैलकुलेशन इजी करने के लिए 540 ले लेते हैं। तो 540 की मेजोरिटी यानी कि सिंपल मेजोरिटी 270 प्लस 1, आधा प्लस 1 मेजोरिटी के लिए। क्लियर है? ये तो आपको चाहिए लेवल 1 तो ये है कि आपको सबसे पहले ये प्रूव करनी है, ठीक है। फिर इस प्रोविजन को करने के लिए, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कोई चेंजेस लाने के लिए आपको एक और लेवल क्रॉस करना है, वो है 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जितने लोग मौजूद हैं उनके 2/3 लोग आपके वोट करने चाहिए। तो सपोज करो 540 में से मौजूद और वोट कर रहे हैं 450 लोग, 450 लोग ही वोट कर रहे हैं। 540 तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, ठीक है। हमने मान लिया कि 450 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है। अब इसका 2/3 हो जाएगा 300। तो लेवल 2 क्या होगा कि कम से कम 300 लोग प्लस 1 आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए टू अटेन स्पेशल मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि इसका क्लॉज क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो लेवल के हिसाब से काम है, पहले ये क्लियर होगा फिर ये क्लियर होगा। तो अगर आपको वोट पड़े 280 तो आपने ये वाला लेवल तो क्लियर कर लिया, सिंपल मेजोरिटी तो आपके पास आ गई, लेकिन यहां पे आपके साथ चोट हो गई, आपके पास स्पेशल मेजोरिटी नहीं आई। क्लियर है बात? सो यू नीड टू क्लियर बोथ द लेवल्स। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन दिस वे। तो इस स्पेशल मेजोरिटी, जो ये वाली स्पेशल मेजोरिटी है, उसके साथ आप मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल कम है अटेन करना, तो इट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। लेकिन अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजोरिटी में कोई सरकार है तो उसके लिए ये भी डिफिकल्ट नहीं है, और इसीलिए फिर वो हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ऐसे जो मेन चंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? सो दो तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, देख लिया हमने। और अब तीसरे तरीके से हो सकते हैं जो कि है बहुत ही डिफिकल्ट, वो होता है हमारा सबसे डिफिकल्ट। सो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉरी स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द ऑल स्टेट लेजिस्लेचर। तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हमारे देश में मौजूद हैं उनमें से 50% लोगों का रेटिफिकेशन हमें पास आना चाहिए। सेकंड वाला तो हमें चाहिए ही चाहिए, जो स्पेशल मेजोरिटी अभी हमने पढ़ी ना इससे पहले वाले में, वो तो चाहिए, इसके साथ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट भी चाहिए। तो ये डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि पार्लियामेंट में तो आपकी पार्टी मजबूत हो सकती है, पार्लियामेंट में तो एक पार्टी जीत सकती है, मजबूत हो सकती है, लेकिन वही पार्टी जब 50% ऑफ द स्टेट में होगी तभी वो एकदम पावरफुल होगी, फिर वो कोई सा भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आप सेंटर में आपकी सरकार है, मेजर सरकार है, तो हर स्टेट में भी आपकी सरकार हो। जब स्टेट में भी आपकी सरकार होगी, जैसा कि आज की तारीख में बीजेपी के पास पावर है, बीजेपी के पास काफी स्टेट में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में वो अनबीटेबल मेजोरिटी के साथ है। क्लियर है? तो ये है हमारी पॉजिटिव, या ये सिचुएशन एक पावरफुल सिचुएशन है एक सरकार के लिए कुछ भी चेंजेस करने के लिए। और ऐसी ही सिचुएशन इंदिरा गांधी के समय हुआ करती थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इतना खेल करा था, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, सो अगर कोई पावरफुल पार्टी है, मतलब आपकी पार्लियामेंट में तो मौजूद है ही है, सिमिलरली सारी स्टेट सरकारों में भी उस पार्टी की सरकार बनी हुई है, तो ये वाला प्रोविजन भी वो लागू कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो पहला वाला पार्ट है वो तो करना ही करना है, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारे पूरे देश भर में है उनके भी कम से कम 50% स्टेट लेजिस्लेचर से उसमें रेटिफिकेशन यानी उनका कंसेंट, रजामंदी आनी चाहिए, तभी ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो। तो क्या क्या प्रोविजन है इसमें? ये जनरली डील करता है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, यूनियन गवर्नमेंट एट द टॉप एंड स्टेट गवर्नमेंट नीचे, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, अगर इस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज कर रहे हैं हम, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसमें अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इस वाले मेजोरिटी के। तो क्या क्या पार्ट है? 7 शेड्यूल में अगर कोई चेंज करना है हमारे को,
सेवन शेड्यूल हमारा लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो हमारे को अगर स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कोई चेंजेस करने हैं तो वो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें लानी पड़ेगी ये वाली मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। फिर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये मोटी बात है, प्रेसिडेंट कोई ऐसा तो नहीं 15-20 प्रेसिडेंट होते हैं, एक ही प्रेसिडेंट होता है। और इसके प्रोविजंस आपने जो बनाए हैं इसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि आप फेडरल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो फिर आपको वापस ये वाली मेजॉरिटी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है, इसमें कोई चेंजेस अगर आपको करने हैं तो वापस आपको किस टाइप की मेजॉरिटी चाहिए, आपको ये वाली मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस आपको 2/3 ऑफ द रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएटेड ओनली बाय द पार्लियामेंट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अमेंडमेंट करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, और कोई बॉडी पूरे देश भर में ये पावर नहीं रखती है। क्लियर है बात? सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक पावर है, कैन पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कोई भी स्टेट है, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली अगर चाहती है, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है कि हमारी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, और अगर है तो नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्रिएशन या अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल ये एक चेंज है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ेगा, तो ये इनिशिएट हो सकता है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर में। अदरवाइज इसके अलावा कोई पार्ट ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं पार्लियामेंट के अलावा। समझ में आती है बात? तो कुल मिला के अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिमांड करती है रखने की, लाने की, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने की, तो फिर वो कर सकते हैं। वो भी करेगा पार्लियामेंट ही, लेकिन इट कैन रिकमेंड, इट कैन इनिशिएट दी प्रोसेस। तो वहां पे पावर है स्टेट लेजिस्लेचर के पास कि वो इसको इनिशिएट कर सकती है। क्लियर है बात? क्योंकि जैसा आपको पता है हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट को चाहिए तो वो वो क्या करेंगे, वो इनसे परमिशन लेंगे, इनको रिकमेंड करेंगे कि वी रिक्वायर लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जा सकती है अगर ऐसे कुछ मेजॉरिटी फुलफिल हो जाती है। तो सिमिलरली अगर हटानी होगी तो भी यही प्रोसेस होगा, और ये चीज होती है आर्टिकल 169 के थ्रू। ठीक है। अब आते हैं हमारे, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करना है उसकी सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी माइनस करना है, हटाना है, कुछ भी रिपील करना है, कुछ भी वेरी करना है, अमेंड करना है, सारी की सारी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट हैज गॉट अ वेरी वाइड रेंज ऑफ पावर्स रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस पावर को हम अनलिमिटेड नहीं बोल सकते, जो कि जिक्र हुआ इंदिरा गांधी के समय, जब इंदिरा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन में थोक के बराबर चेंजेस कर रही थी। तो तब उस समय एक ऐसा दौर आया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा था, और इसी पे रोक लगाने के लिए जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। किसका हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। सचिन तेंदुलकर का इसके लिए नहीं हुआ, इसी दिन हुआ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हुआ कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत है, जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आप सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो, लेकिन जो मूलभूत है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से होता है, कैसे होता है, सब डिटेल में हम एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं। प्लीज सर्च फॉर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बाय दिलीप सर, आपको मिल जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। क्लियर है? सो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा उठा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में जो हमारी बात हुई, तो ये रिलीज हुआ इन दी केस, फेमस केस ऑफ केशवानंदा भारती केस 1973। तो ये केस के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। क्लियर है बात? सो कांस्टेंट पावर इज नॉट अनलिमिटेड। तो भले ही हमारी पार्लियामेंट को इतनी पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 13 भी हमारा एक है जो हमें रोकता है किसी भी फंडामेंटल राइट पे चेंजेस करने के लिए, वॉइड घोषित करता है। तो ये जो लड़ाई है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, इसकी लड़ाई से निकला हमारा बेसिक स्ट्रक्चर
डॉक्ट्रिन क्या निकला डिटेल में आप वहां जाके देखें, क्योंकि अभी अपन इसको यहां नहीं कवर कर सकते। बट आपको क्या मानना है, मोस्टली आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो, लेकिन इफ इट इज रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कल को आप बोलो कि प्रेसिडेंट को ही हटा दो, प्रेसिडेंट नाम की कोई पोस्ट ही नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। क्लियर है बात? स्टेट पावरफुल हो जाए यूनियन से ज्यादा, तो ये नहीं हो सकता। आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट को हटा दो, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, इस ढांचे का बेसिक मूलभूत है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। सो इट इज सब्जेक्टेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोला जाता है, इस रूल को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये एक लॉ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये रिलीज कहां हुआ था, कब पता पड़ा? ये डॉक्ट्रिन आया केशवानंदा भारती केस 1973, 24 अप्रैल 1973 को, और इसी दिन हमें मिले सचिन तेंदुलकर साहब। क्लियर है बात? मूविंग अहेड, फिर आते हैं हमारे जुडिशियल पावर। कॉन्स्टिट्यूशन पावर क्लियर होगी, सिंपल। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है, पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं जा सकते। बेसिक स्ट्रक्चर को आप क्रॉस नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आती है जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शन। अब जुडिशियल पावर के लिए वैसे तो हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बना रखे हैं, लेकिन कुछ इंटरनल मैटर है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे कंट्रोल रहता है हमारी पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट प्लेज द रोल ऑफ अ जुडिशरी अथॉरिटी। क्लियर है बात? कौन कौन से केसेस हैं? सो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करा है, प्रेसिडेंट को कब इंपीच कर सकते हैं? जब प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया हो या वायोलेशन करा हो, तो उस केस में इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए प्रोसीडिंग चला दी जा सकती है। और ये कहां पे होगी? ये होगी हमारी पार्लियामेंट में। तो प्रेसिडेंट को हटाने की पावर किसके पास है? हमारी पार्लियामेंट को पास है। ठीक है। सिमिलरली रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो इंपीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अगेन इट लाइज विद द पार्लियामेंट ओनली। क्लियर है बात? रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ, ये दोनों जो चीजें हैं, इसके लिए पार्लियामेंट में बहस चलेगी, और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट अपना पक्ष भी रख सकते हैं कि भैया मेरे को हटाया तो जा रहा है, आप मेरे पे इल्जाम तो लगा रहे हैं इंपीचमेंट करने का, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, इंपीच कर रहे हैं आप मुझे, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पूरा पूरा हक है कि वो इन फ्रंट ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अपना पक्ष रख सके, और उसके बाद जुडिशरी की तरह एक्ट करेगी पार्लियामेंट कि इनको हटाना है या इनको नहीं हटाना। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है, हाई कोर्ट का कोई काम नहीं है। इस चीज पे जो डिसीजन लेगी वो लेगी हमारी पार्लियामेंट। कहां लेगी? कंगी पार्लियामेंट, मान लो यार, पार्लियामेंट। ठीक है, उस चीज पे हमारा डिसीजन लेगी पार्लियामेंट। तो ये हो गई जुडिशरी एक्टिविटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिमिलरली रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रेकमेंड करना फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस हो गए आपके, कैग हो गए, इन लोगों के जो हाई डिग्निटरीज हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इन सब के रिमूवल के लिए भी आपको जो रिकमेंडेशन देनी है प्रेसिडेंट को, फिर इसकी चर्चा होगी पार्लियामेंट में, और फिर फाइनली इनको रिमूव किया जाएगा। तो ये पावर भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, ये इन इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज को हटाने की भी। हालांकि अभी तक किसी भी कोर्ट के जजेस को बर्खास्त किया नहीं गया है, हटाया नहीं गया, इम्पीच नहीं किया गया है। एक कोर्ट, एक आध जजेस हैं जिन पे केस चले भी हैं, लेकिन वो पहले खुद ही रिजाइन कर दिए हैं इंपीचमेंट होने से पहले, क्योंकि इंपीचमेंट तो बिल्कुल एकदम कपड़ा फाड़ हो जाता है। ठीक है ना? तो रिजाइन उन्होंने खुद ही कर दिया, केसेस चले हैं पर हुआ नहीं है। पनिश इट्स मेंबर्स आउटसाइड ऑफ द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अब पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि भैया अगर पार्लियामेंट की कोई ब्रीच करता है, पार्लियामेंट की कोई उल्लंघन करता है प्रिविलेजेस का, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो आपका पार्लियामेंट का इन हाउस मेंबर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर किसी भी तरीके का ब्रीच होता है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का, पार्लियामेंट के रूल्स का, तो उस केस में भी जुडिशरी की तरह वो उनको सजा सुना सकती है, फिर वो चाहे आउटसाइडर हो, चाहे वो इनसाइडर हो। क्लियर है बात? इसको कंटेम्प्ट ऑफ या कंटेम्प्ट कोई भी ऐसा हो जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो पार्लियामेंट को, तो वो वाले केसेस भी इसमें आ सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही माइन्यूट चीज है, और इसको गवर्न करता है आर्टिकल नंबर 105। ठीक है, तो अब हमने लेजिस्लेटिव पढ़ लिया, फाइनेंशियल पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, जुडिशियल पढ़ लिया। अब लास्ट बचा हमारा इलेक्टोरल। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी पर पता नहीं क्यों डाला है। सो इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शन। पार्लियामेंट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट के पास एक और पावर है, पार्लियामेंट क्योंकि मल्टीपर्पज स्क्रीम है,
तो एक और पावर है उसके पास। एक और पावर क्या है? इलेक्टोरल पावर है, इलेक्शन की भी पावर है। वैसे तो इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ लोगों के इलेक्शन पार्लियामेंट अपने ऊपर मैनेज करता है, इंटरनली देखता है। क्लियर है? तो प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो किस पे, उसमें पार्टिसिपेट करता है हमारा पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और पार्लियामेंट भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये इनका इलेक्शन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये पार्लियामेंट की है। सो पार्लियामेंट पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं, और पार्लियामेंट पार्टिसिपेशन देता है इसमें, यानी कि मैनेज करता है। साथ ही साथ इनके रूल्स बनाना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के रूल्स बनाना कि इनके इलेक्शन किस प्रकार होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ये भी कौन तय करेगा? ये तय करेगा हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद। क्लियर है बात? देन लोकसभा इलेक्ट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा में अपना स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुनने की भी किसके पास है हक? खुद इंटरनली लोकसभा के पास इंटरनल इलेक्शन होते हैं, और वहीं से वहां का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुना जाता है। सिमिलरली डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी इसी तरह चुना जाता है, लेकिन यहां पे चेयरमैन नहीं चुना जाता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चेयरमैन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इसलिए उसके इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। ये हम पहले ही करा चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट के। क्लियर ना? यही करा दिया ना, तो एक ही बात है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी क्या हो जाता है? पार्टिसिपेट हो जाती है, पार्लियामेंट उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो ये कुछ लोगों के इलेक्शन है जो कि खुद पार्लियामेंट ही कंडक्ट कराती है या उसमें पार्टिसिपेट करती है। एंड ऑथोराइज टू मेक लॉज टू रेगुलेट इलेक्शन, और इनके इलेक्शन रेगुलेट करने के पावर भी किसके पास है? पावर है हमारी पार्लियामेंट की। किस तरीके से इनके इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे, क्या सिस्टम रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो सारी पावर भी आपको किसको दे रखी है? पार्लियामेंट को दे रखी है। क्लियर है? और इसके संदर्भ में इन्होंने ये एक्ट भी निकाले हैं, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये इन रिलेशन टू दी रूल्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अदर इन हाउस मेंबर्स। ठीक है? फिर आता है आपका अदर पावर्स एंड फंक्शन। अब हमने 6 जो मेन पावर्स थी वो तो कर ली हमने। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, और 5वीं छठी कौन सी पड़ी है पेपर ने? इलेक्टोरल पावर। ये 5 और 6 हमने 6 पावर्स हमने कर ली, और ये कुछ और हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 6 और भी हैं। क्या है? सर्व एज द हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी इन द कंट्री। तो सबसे ज्यादा बहस किसी भी मुद्दों पे, चाहे इंटरनेशनल मुद्दे हों चाहे नेशनल मुद्दे हों, वो होती है हमारी पार्लियामेंट के अंदर, और फिर ही अकॉर्डिंगली पॉलिसीज फ्रेम की जाती है। तो इट इज द हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी अवेलेबल इन द कंट्री। क्रिएट और अबॉलिश स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई स्टेट असेंबली चाहती है, लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है कि उनकी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, और अगर है तो नहीं होनी चाहिए, तो ये रिकमेंडेशन देंगे पार्लियामेंट को। फिर पार्लियामेंट तय करेगा कि इनको काउंसिल देनी या नहीं देनी। ठीक है? तो द पावर टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइज विद द पार्लियामेंट। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ पे विधानसभा हो, विधान परिषद अगर किसी को चाहिए, तो उसको पहले आपको रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी पार्लियामेंट से, फिर पार्लियामेंट वुड बी असाइनिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो क्रिएट और अबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कंफ्यूज मत हो जाना, काउंसिल की बात कर रहे हैं हम, असेंबली की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये कब करेंगी? इनिशियली खुद नहीं करेंगी, इनिशिएट खुद नहीं करेंगी। किसी स्टेट की असेंबली ने बोला है तो वो फिर ऐसे काउंसिल को क्रिएट करेगी या फिर उनको अबॉलिश करेगी पार्लियामेंट। अप्रूव्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ये हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ये भी चेक कर सकते हो आप, मेरे नाम से वीडियो आपको मिल जाएगा। सो तीनों टाइप की जो इमरजेंसी है आपकी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352, 356, 360, ये अप्रूव करता है हमारा पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ओनली। क्लियर है? ये सब आपको आ ही गया, सब पढ़ चुके हैं हम वैसे तो, इसलिए ज्यादा हम इस पे समय खराब करेंगे नहीं। फिर इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्रीज और द नेम ऑफ द स्टेट, आर्टिकल नंबर 3, ये हमने शुरू में पढ़ा था। फिदा फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया, डिक्रीज द एरिया, ऑल्टर द नेम, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट।
तो अगर ऐसा कोई भी कार्यक्रम आप करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर से हमने दो निकाले, जम्मू कश्मीर और हमारा लद्दाख, ठीक है ना। तो ये पावर किसके पास है? हमारी पार्लियामेंट के पास है और वो ही इसको कर सकती है। रेगुलेट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का प्रोसीजर कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे मैनेज करेगा, क्या बेंचेस होंगी, इनके कितने जजेस होंगे, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन निकालने हैं तो दैट अगेन कैन बी डन बाय दी पार्लियामेंट ओनली एंड नो अदर अथॉरिटी। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है। हाई कोर्ट दो या दो से ज्यादा स्टेट में हमें स्टेब्लिश करने। अब क्या होता है, हाई कोर्ट वैसे तो इंडिविजुअली हर स्टेट में होता है, लेकिन ये प्रोविजन है कहीं पे भैया छोटी स्टेट है, ज्यादा पब्लिक नहीं है या मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उस केस में, या कोई यूनियन टेरिटरी है उस केस में क्या हो सकता है, कंबाइंड हाई कोर्ट्स करे जा सकते हैं, जो एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कवर करेगा। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। क्लियर है बात? सो पंजाब के केस भी लड़ता है और हरियाणा के केस भी देखता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, कब? कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है बाय दी पार्लियामेंट ओनली। कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट की क्या क्या रोल वो प्ले करता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं हमारा क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब पार्लियामेंट को आपने इतनी सारी पावर्स दे दी, इतने सारे रोल दे दिए, आपने उनको एकदम इतना मल्टीपर्पज बना दिया, लेकिन जो बाद में खबर निकलती है हमारे देश में वो तो यही है कि हमारी पार्लियामेंट तो कमजोर है, पार्लियामेंट तो कुछ कर ही नहीं पाती, सारा काम तो कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं मतलब एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से ज्यादा कौन पावरफुल है? एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल। तो ये बात सत्य है, क्योंकि चलाता तो सब देश एग्जीक्यूटिव ही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है। प्रैक्टिकली वो ही चलाता है। थियोरेटिकली हो सकता है हमारी पार्लियामेंट के पास बहुत पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में से ही निकलता है, लेकिन इवेंचुअली जाके जो मेन खेल खेलता है वो हमारा एग्जीक्यूटिव ही खेलता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या कारण है इसके, ऐसा क्यों हुआ ये? सो नीदर टाइम नॉर एक्सपर्टीज टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब पॉलिटिक जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें जो 550 लोग बैठे हैं उनमें से आधे ज्यादा लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है ना, आधे ज्यादा लोग तो पढ़े लिखे नहीं हो, तो अब्बा डब्बा चब्बा है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है, उनके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है। आप पॉलिसी बना रहे हो देश को चलाने की, 150 करोड़ लोगों को चलाने की, उनके लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल रहे हो, और आप अपना घर भी ढंग से नहीं संभाल सकते क्योंकि आप पढ़े लिखे ही नहीं हो, आपको मैनेजमेंट आता ही नहीं है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो आप कैसे काम करोगे, कैसे आप, पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली उनके पास टाइम की भी कमी है, क्योंकि ये आधे टाइम तो छुट्टी पे रहते हैं, पार्लियामेंट सेशन में बहुत कम समय के लिए होती है जब पार्लियामेंट होती है, तो टाइम की भी कमी, एक्सपर्टीज की भी कमी। इसकी वजह से क्या होता है, सारा काम कहां चल जाता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, हम क्या करते हैं, सिर्फ रॉ फॉर्म में स्ट्रक्चर लॉ बनाते हैं, बाकी डिटेल स्क्रूटनी हम आगे एग्जीक्यूटिव पे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे छोड़ देते हैं। ठीक है ना। पार्लियामेंट्स फाइनेंशियल कंट्रोल हिंडर्ड बाय द टेक्निकल नेचर ऑफ द डिमांड्स ऑफ द ग्रांट। सिमिलरली फाइनेंशियल कंट्रोल भी इनका पूरी तरीके से नहीं रह पाता, वापस यही रीजन, टेक्निकल नॉलेज नहीं है इनको, टेक्निकल नो हाउ नहीं होती, तो वही बात आ जाती है, आड़े आ जाती है, और फिर ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ना पड़ता है, जबकि ये मूलभूत काम किसका है, हमारी लेजिस्लेशन का काम है। पर लेजिस्लेशन वालों को पता ही नहीं है, ज्यादा टेक्निकल डिटेल ही नहीं है, तो वो कैसे उसके अंदर जंप इन करेंगे। द लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाइज विद द एग्जीक्यूटिव, ये हमने बात करी ली कि सारी पावर तो एग्जीक्यूटिव के पास है, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो ही पॉलिसी बना रहा है, और उसमें भी फिर बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो उनको गवर्न कर रहा है। क्लियर है बात? हम तो सिर्फ एक रॉ स्केलेटन बना रहे हैं, ढांचे के तौर पे दे रहे हैं, डिटेलिंग में ज्यादा हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट इतनी सक्षम ही नहीं है, ना उनके पास समय है, ना उनके पास इतनी बुद्धि है। ठीक है, पार्लियामेंट इज टू लार्ज एंड अनमैनेजेबल टू बी इफेक्टिव। और फिर अब 550 लोगों को मैनेज करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ज्यादा है कि अगर हम एक किसी चीज पर डिस्कशन करना है, तो आज हम एक छोटी सी बात पर डिस्कशन करते हैं तो 2 लोगों में ही मतभेद हो जाते हैं, 4 लोगों में ही मतभेद हो जाते हैं, तो आप समझिए कि 550 लोगों में कितना मतभेद होता होगा, और उसी का नतीजा है कि आधा टाइम तो ये लड़ाई झगड़े इनमें इनका निकल जाता है, एक दूसरे को गालियां देने में। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारा ये नहीं हो पाता।
इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो पाता और इनइफेक्टिवनेस हो जाती है पार्लियामेंट की। और क्या है, मेजोरिटी सपोर्ट इंजॉयड बाय द एग्जीक्यूटिव रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव क्रिटिसिज्म। अब क्योंकि लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो मेजोरिटी तो इन्हीं भाई के पास है, मेजोरिटी तो इन्हीं लोगों के पास है ना, तभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिले बने। तो अब जब मेजोरिटी इन्हीं के साथ है तो ये तो बोलेंगे कि दिन में रात है तो वो बोलोगे हाँ भैया रात है, वो बोलेंगे रात में देखो सूरज आया है तो ये बोलेंगे हाँ रात में सूरज आया है। तो इसकी वजह से जो क्रिटिसिज्म अपोजिशन पार्टी है उनका क्रिटिसिज्म की कोई आवाज ही नहीं है, उनके क्रिटिसिज्म की कोई आवाज ही नहीं है, क्योंकि वो तो छोटे से गुट होके बैठे हुए ना, माइनॉरिटी है वो क्या उखाड़ लेंगे इन लोगों का, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो इसलिए बोला है मेजोरिटी सपोर्ट एंजॉयड बाय दी एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव के पास मेजोरिटी है, इस वजह से दे आर नॉट रेडी और दे आर नॉट अलाउड टू टेक क्रिटिसिज्म, इफेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होता। द फाइनेंशियल कमिटीज एग्जामिन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर आफ्टर इट हैज बीन इनकर्ड। अब हमारे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल कमिटीज बना रखी हैं जो इन एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक करती हैं, या फाइनेंशियल जो भी ये काम कर रहे हैं देश के पैसे के साथ जो भी कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन करती है। ये बात अच्छी है, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, एग्जामिनेशन के लिए हमने कमिटीज बना रखी हैं। पर दिक्कत ये है कि कमिटीज एग्जामिन तो जब कर रही हैं जब खर्चा हो गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आप पछताओ तो क्या। अब क्या हो जाएगा पछताने से, जब चिड़िया ने खेत ही उलिया, पैसा तो खर्च हो गया, तो ये मोरलेस पोस्टमार्टम हो गया। एक लाश का पोस्टमार्टम करते हैं ना कि लाश हो गई, अब क्या क्या किस वजह से हुआ है ये देख लो, पर उससे हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, कंट्रोल नहीं रख सकते। तो इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, क्या नहीं है, इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। द इंक्रीज रिकोर्स टू गिलोटीन रिड्यूस द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। अब सिमिलरली गिलोटीन हमने पढ़ा, अब हमारा जो भी लॉ आता है उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, हर क्लॉज पे डिस्कशन करना बनता है। यार आप 150 करोड़ लोगों को मैनेज कर रहे हो तो आपको हर क्लॉज पे डिस्कशन भी तो करना है, ये होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वापस आधे ज्यादा अब्बा डब्बा चब्बा पढ़े लिखे नहीं है, टाइम इनके पास कम है, सेशन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बैठते हैं, तो इस पे डिस्कशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता इंडिविजुअल क्लॉज पे। तो जो जो मोटे मोटे क्लॉज है उन पे ये लोग डिस्कशन कर लेते हैं, और जो अनडिस्कस क्लॉज है उनको वोटिंग पे डाल देते हैं समय खत्म होने के बाद कि भैया अब तो पूरे को वोट कर दो। तो वापस इफेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं हुआ। सो द इंक्रीज रिकोर्स टू गिलोटीन, गिलोटीन अपन ने पढ़ा था ना कि अनडिस्कस क्लॉज को भी अपन काट देते हैं, मतलब वोटिंग पे डाल देते हैं विद द डिस्कस वन। तो एक लॉ निकला जिसके हमने 4 क्लॉज पढ़े, आगे के 40 क्लॉज हमने पढ़े ही नहीं, हमने वोटिंग पे डाल दिया, और 4 पे राजी तो 40 पे भी राजी, 4 पे ना राजी हुए तो 40 पे ना राजी। तो क्लियर बात यह है कि इफेक्टिव क्रिटिसिज्म, इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और इसी वजह से ये सेइंग है कि आर पार्लियामेंट इज इनऑपरेटिव या पावरफुल नहीं है। क्लियर है, इनइफेक्टिव है, इनऑपरेटिव नहीं, सॉरी, इनइफेक्टिव। और भी कारण है भैया, पढ़ लो। ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रिड्यूस रोल ऑफ पार्लियामेंट इन मेकिंग डेलीगेटेड लॉ, ये मैंने पढ़ लिया कि मेन लॉ जो बनाता है हम स्केलेटन फॉर्म में बनाते हैं, पूरा डिटेल लेजिस्लेशन हमारा आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट करता है, ब्यूरोक्रेसी करती है। तो इस वजह से कंट्रोल लेजिस्लेशन के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास नहीं है, इफेक्टिव कंट्रोल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास है या ब्यूरोक्रेसी के पास है। फ्रीक्वेंट प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ये भी एक जादू दे रखा है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास आर्टिकल 123 द्वारा, कि जब जब हमारी सरकार पार्लियामेंट मौजूद नहीं हो तब वो कानून बना सकते हैं आर्टिकल 123 के थ्रू, और उस कानून को फिर बाद में अप्रूव करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि ऑर्डिनेंस के तौर पे निकल रहे हैं, इस पर डिटेल स्क्रूटनी नहीं हो रही, सिर्फ नीड ऑफ द आवर समझ के प्रेसिडेंट ने निकाल लिया, अब इस पे अच्छे से डिस्कशन ही नहीं हुआ। अगर ये लॉ पार्लियामेंट में निकलता तो इस पर पूरा प्रोसेस होता, पूरा जो एक लॉ को पास करने का प्रोसेस होता है वो पूरा होता, लंबा प्रोसेस, डिटेल स्क्रूटनी होती, डिटेल डिस्कशन होते। लेकिन ये सब तो स्किप हो गया ऑर्डिनेंस निकालने से, ऑर्डिनेंस निकालने से ये सब स्किप हो गया, और अब बाद में जाके अप्रूव कराना है। तो अप्रूवल के टाइम तो पहले ही इतने मुद्दे हैं कि इस पर कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है। तो ऑर्डिनेंस की वजह से भी क्या हो गया, हमारा डिटेल्ड इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हुआ लॉस पे। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी अपोजिशन, अब हमारे अपोजिशन ऐसे हैं, हमारे यहाँ पे पार्टी ऐसी होती कि एक जीती तो मेजोरिटी के साथ, आज की तारीख में तो एटलीस्ट कि मेजोरिटी के साथ जीती, तो दूसरे जो अपोजिशन है वो तो बहुत छोटे से हैं, वो वापस वही बात है, वो क्या चिल्ला लेंगे, उठ के क्या चिल्ला लेंगे, मेन पावर तो सारी हमारे मेजोरिटी के पास है। क्लियर है। पार्लियामेंट्स कंट्रोल इज स्पोरेडिक, जनरल एंड मोस्टली पॉलिटिकल इन नेचर। पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है वो स्पोरेडिक है, मतलब इनइफेक्टिव या इररेगुलर है। आपको रेगुलर नहीं है क्योंकि खुद ही मिलते ही रेगुलरली नहीं है,
बहुत इनके बीच में दरमियान रहता है, तो स्पोरेडिक है, टाइम टाइम पे मिलते हैं, इरेगुलर है, जनरल है एंड मोस्टली पॉलिटिकल इन नेचर। और मेनली क्या है, हर जो पार्टी मेजोरिटी में जो सरकार है उसका मुद्दा ये है ऐसी पॉलिसी निकालना जो दूसरे को नीचे करे, अपोजिशन को नीचे करे, अपोजिशन को ऊपर न करे। इनमें आपस में सत्ता की लड़ाई चल रही है, देश हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि देश को आगे ले जाना है या देश के बारे में करना है। आपस में ये लड़ाई, पॉलिसीज भी इनकी कहां पे गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। अगर वो बोल रहा है हिंदू तो हम बोलेंगे मुसलमान, वो बोल रहा है मुसलमान तो हम बोलेंगे हिंदू, वो बोल रहा है खाना तो हम बोलेंगे पीना। क्लियर है बात? तो कुल मिला के अगर वो सूरज की बात कर रहा तो हमें चांद की बात करनी है। हम एक दूसरे के एंटी, पॉलिटिकल सत्ता की लड़ाई चल रही है, हमारे देश के हित की बात नहीं चल रही। इस वजह से इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ दी पार्लियामेंट कहा जाता है। और विद दिस आई सपोज वी विल एंड दिस लेक्चर। जी हाँ, थैंक यू। सो इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई सपोज आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो कि मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा के आपस में कंपैरिजन। ठीक है, थैंक यू।